मेरा नाम उद्दीन इम्तियाज़ है और पिछले लेक्चर में हमने गैस लॉज में से बॉयल्स लॉ जो है उसको पढ़ा था। अगर मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को हम वेरी ना करें बल्कि ये एक कांस्टेंट हो, तो गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे आप किसी भी जगह पर उसको मेजर कर लें। मसलन मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के बताता हूँ। ये ग्राफ है जिसमें मेरे पास ये प्रेशर हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे, और वॉल्यूम जो है वो इस एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस ये। तो अगर हम बॉयल्स लॉ को देखें तो इसका कर्व जो है ना वो ऐसे बनता है, ऐसे। अच्छा, अब आप क्या करें, 3 पॉइंट्स ले लें। वैसे मैं एक पॉइंट जो है ये ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो वॉल्यूम था वो V1 था जो हमने देखा था, और मेरे पास जो प्रेशर है वो P1 है। ये मेरे पास प्रेशर है P1। अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें मेरे पास जो वॉल्यूम है वो V2 है और प्रेशर जो है वो P2 है। मेरी जो राइटिंग है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें। और यहाँ पर मेरे पास जो वॉल्यूम है वो V3 है और जो मेरे पास प्रेशर है वो P3 है। तो कहना ये था बॉयल्स लॉ में कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, यानी जो इसका प्रोडक्ट होगा C वही इसका प्रोडक्ट होगा C, और वही इसका प्रोडक्ट होगा C, कांस्टेंट कोई भी। अच्छा, इसका एक आसान तरीका भी है, और वो ये है कि आप अगर यहाँ पर इस पॉइंट का अगर हॉरिजेंटल एक्सिस बनाएं और इसका थोड़ा सा, ठीक है, नीचे से इसको जोड़ दें, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये V1 होगा और ये क्या होगा P1, ये P1 होगा। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया, इसकी वैल्यू होगी C, यानी V1 को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये आपके पास दो साइड्स हैं V1 और P1, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इस जो आपका ये जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व है, यानी ये आपके पास निकल आएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब आप ये करें कि आप V1 का भी इसी तरीके से करें। मैं अगर इसको कलर इसका चेंज कर पाऊँ तो मेरे लिए, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो इस पॉइंट का अगर आप हम यहाँ से देखें और फिर हम यहाँ से देखें, तो अब ये पॉइंट जो है V2 होगा और ये क्या होगा P2, तो ये P2 है, और ये जो कर्व होगा, ये जो एरिया होगा ये भी C के इक्वल आएगा जो भी वैल्यू होगी। और इसी तरीके से अगर मैं रेड कलर का देख सकूं मार्कर, तो ये मेरे पास P3 है और ये जो है V3 है। तो अगर मैं इस लाइन के अंडर एरिया देखूं तो ये भी C के बराबर होगा। इसमें अगर आप देखें तो नीले में जो हमारे पास ब्लू कलर का था पॉइंट, जिसमें V1 P1 जो थे वो वॉल्यूम और प्रेशर थे, तो इसमें क्या था कि V1 वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर उतनी ही कम वैल्यू थी, प्रेशर बहुत कम था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने ऐसा पॉइंट लिया जिसमें वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने एरिया तो उतना ही रखना है ना, एरिया अंडर द कर्व तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि आपके पास जो है एक चीज़ कम हुई, दूसरी बढ़ गई, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। तीसरे पॉइंट में अगर देखें, ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया कंटेनर का, पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, P3 बढ़ गया, ताकि इन तीनों कंडीशंस में जो एरिया है इस
रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना मकबूल किस्म के, एक रेक्टेंगल जो है वो नीले रंग का है, एक रेक्टेंगल सब्ज़ रंग का है, एक लाल रंग का है, तो इनका एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये जो था ये बॉयल्स लॉ था, ठीक है जी, इसको हमने क्या कहा था, ये बॉयल्स लॉ था। तो ये बॉयल्स लॉ था। अब हम आगे एक और लॉ पढ़ते हैं, और वो जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ये देखिए जी, तो आपके पास अगर वॉल्यूम जो है वो V1 है, तो उसको अगर आप डिवाइड करें, जो उसका टेम्परेचर है आपके पास T1, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी भी कंटेनर को वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनका टेम्परेचर, वो कांस्टेंट होगा। तो अगर आप किसी और टाइम पे ये मेजर कर रहे हैं V2 और उसका टेम्परेचर है T2, तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये होंगे किसके इक्वल, एक कांस्टेंट जिसको हम शुरू से कह रहे हैं C। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमने C के बराबर रखना है और वॉल्यूम बढ़ जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसी तरीके से V2 जो है वो, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये था 15, वॉल्यूम जो है वो 15 है, मैं इसको यहाँ पे 15 कर देता हूँ, 15, और टेम्परेचर जो था वो मेरे पास था 3, तो C कितना हो गया, 5। अब अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए ताकि मेरे पास वही आंसर है, ये 5 होना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी बढ़ी, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये नीचे है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको देखूँ तो मैं अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ T को, तो ये C के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये डायरेक्टली V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के साथ। तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जबकि हमने जो बॉयल्स लॉ देखा था उसमें उल्टा हिसाब था, उसमें क्या था कि P और V वो दोनों इक्वल थे C के, इक्वल मेरे पास ज़रा, तो P जो है अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा C डिवाइडेड बाय V। तो अगर P बढ़ेगा तो C क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना ये वाली, हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या हमें इस सिस्टम से ये रिज़ल्ट मिलता है। और इसको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हमें उसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखानी पड़ेगी। मैंने अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रखी हुई है, क्योंकि इस कंडीशन में जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूँगा तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बदलेगा। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। मैंने 100 जो है एटम्स एक लाइट जो गैस है उसके इंसर्ट किए, तो ये मैंने 100। तो अब आप देखें, यहाँ से मैं रूलर जो है वो ले लेता हूँ, मुझे ये वॉल्यूम मेजर करना है। अभी मैं इनको एडजस्ट होने की थोड़ी सी मोहलत देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये वॉल्यूम जो है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अमूमन ये होता है कि जैसे हम कोई भी गैस इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसके एटम्स इस पंप के थ्रू, या हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। पर अब क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमें उसका वॉल्यूम जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्रेशर नहीं हमने बढ़ने देना, प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, पर वॉल्यूम जो है बढ़ सकता है, कम हो सकता है, पर प्रेशर नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए ये वॉल्यूम को अब जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर 59 है तो 0.59 ही जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका वो रहेगा, और उसको हमने चेंज नहीं होने देना। तो हमने अब ये करना है कि हमने किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर और इसकी जो लेंथ है उसकी भी वैल्यू लेनी है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन तो है नहीं, तो ये हमारे पास एरिया रह गया, क्योंकि
थर्ड डायमेंशन इसकी है नहीं। अब एरिया में हाइट जो है वो हर रीडिंग में सेम होगी, तो इसलिए मैं हाइट जो है ना इसकी वो निकाल सकता हूँ। सिर्फ जो बदलेगी वो ये लेंथ बदलेगी, जो हॉरिजेंटल लेंथ है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसको हॉरिजेंटल लेंथ को और टेम्परेचर को डिवाइड करूँगा, यानी v जो होगी v1 वो इसकी लेंथ होगी और टेम्परेचर इसका होगा। तो अब हम करते ये हैं कि हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास ये आया, ये है 5.8 और 300 के। तो ये मैं लिख लेता हूँ 300 और 5.8। तो इसको मैं अब कैलकुलेटर से निकालता हूँ। मैं करूँगा आसानी के लिए, मैं टेम्परेचर को डिवाइड करूँगा वॉल्यूम के साथ। गोया के फार्मूले में V1 ओवर T1 था, पर मैं T1 ओवर V1 करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो T क्या था 300 के, मैं उसको डिवाइड कर दिया, जो लेंथ थी वो थी 5.8, तो मैंने इसको 5.8 से कर दिया। तो मेरे पास आंसर जो आया, अब आपने ये आंसर याद रखना है, मैं इसको राउंड करके 52 कह देता हूँ कि मेरे पास 52 आंसर आया। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है C 52, आपने ये याद रखना है। अब हम अगली वैल्यू लेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो भी इसके करीब आता है तो ये हमने अपने जो चार्ल्स लॉ है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना है 0.6 पे, जिसने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, इसको सेटल होने देता हूँ ताकि इसका, तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वह है 429 और मेरे पास है 8.2 के करीब लेंथ, 8.1 के करीब, 8.2 के करीब लेंथ। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास तकरीबन, बल्कि मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, ये आ गई मेरे पास 7.8 के करीब है। एक जो है ना छोटा स्केल, ये 2 के 0.2 के इक्वल है, तो 7.2, 7.4, 7.6 और 7.8 के करीब। तो मैं क्या करता हूँ, 429 डिवाइडेड बाय 7.8। तो पिछला आंसर मेरे पास आया था 53, आपको याद होगा। ये आंसर जो मेरे पास आया है ये 54.44 है। अगर आप देखें तो अभी भी उसकी ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब ये 8, इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये मैं यहाँ पे रखूँ तो ये 8.2 है। तो अब हम 8.2 कर देते हैं, 429 डिवाइडेड बाय 8.2, तो 52.31। तो एक मरतबा हमारे पास 54 आया, एक मरतबा 52 आया, एक मरतबा 53 आया। तो अगर आप देखें तो आप किसी भी जगह पर इसका टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम अगर उनका डिवीजन लें, उनको डिवाइड करें, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट की है। तो इसलिए हमें, अगर हम इसको ड्रॉ कर सकें, मैं इसको ड्रॉ करूँ अगर, जिससे मैंने, तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर लें, तो ये कर्व जो है वो इस तरह का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और उसकी वजह क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर लेते हैं और एक अपनी रीडिंग यहाँ पे लेते हैं सिस्टम की, तो ये जो सिस्टम है ये इस वक्त इसका जो, मैं इसको V1 कह देता हूँ और T1 कह देता हूँ। तो इनका जो डिवीजन होगा, इनकी जो डिवीजन होगी वो, अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये काफ़ी लाइन जो है वो ठीक नहीं बनी। मैं इसको स्ट्रेट दोबारा ये, और अगर आप ये लाइन देखें तो अब ये मेरे पास जो है वो V2 होगा और ये क्या होगा T2। और अगर मैं
कलर और चेंज कर लूँ और मैं इसको ब्लू कर दूँ। तो अगर आप ये देखें ये ब्लू का है मेरे पास, ये V3 है और ये T3 है। तो आप देखें कि अगर मैं T1 को डिवाइड करूं V1 से या V1 को डिवाइड करूं T1 से, तो इस कंडीशन में देखें कि V1 जो है और T1 उनका मेरे पास एक वैल्यू आएगी। पर जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाया अगली रीडिंग के लिए, तो टाइम जो हमारा टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया। तो जो टेम्परेचर है हमारा वो भी बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा हमारा तो उसके साथ वॉल्यूम बढ़ा, तो हमारी जो वैल्यू थी वो उतनी की उतनी रही। इसी तरीके से जब मैंने V3 वैल्यू ली तो हमारे पास वॉल्यूम और बढ़ गया और टेम्परेचर भी और बढ़ गया। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन हमेशा उस वक्त आती है आपके पास कर्व में जब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो ये इसका कर्व है और यहाँ पर हमने यही दो वैल्यूज़ के साथ देखा कि हमारे पास कभी ये वैल्यू जो है अगर मैं V1 डिवाइडेड बाई T1 करूँ तो वो 54, 53 के बीच में आ रही थी। तो हमने आज जो है चार्ल्स लॉ जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा और ये सिमुलेशन जो है वो हमने की।